नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीमेंट, रेत, गिट्टी और सरिया के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में इनके दामों ने आसमान छू लिया है। जी हां, कोरोना काल के बाद लगातार महंगाई दर में वृद्धि हो रही है, जिस वजह से लोगों की आशियाने का सपना भी अब सपना ही नजर आने लगा है। हालांकि लगातार बड़ी महंगाई पर केंद्र और राज्य सरकार नियंत्रण लाने की कोशिश में है, लेकिन अब बढ़ती महंगाई पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने जहां केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सभी पर हमला बोला है, तो वहीं बिल्डर्स ने भी सरकार से बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की मांग की है। आप देखिए इस पर ये रिपोर्ट। कोरोना काल में लोगों की तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार बढ़ती ही जा रही है। बीते कुछ महीनों में रेत, सीमेंट, गिट्टी, सरिया से लेकर पेट्रोल, डीजल तक के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिसकी वजह से रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन लागत बढ़ती जा रही है। बीते 5 महीने में ही घर के निर्माण में काम आने वाली सामग्रियों के दाम करीब 52% तक बढ़ चुके हैं। बीते 5 महीने में सीमेंट में 20% तक उछाल हुआ है। पहले जहां सीमेंट के दाम 250 से 275 रुपए प्रति बोरी थी, जो नवंबर में ही 300 रुपए पहुंच गई और अब 330 रुपए में मिल रही है। वहीं सरिया की कीमतों में भी 37% की तेजी आई है। सरिया जहां पहले 34,500 रुपए क्विंटल मिल रहा था, अब वह बढ़कर 50,000 से 52,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलने लगा है। वहीं रेत की बात करें तो रेत की कीमतों में भी 10 से 12,000 रुपए प्रति डंपर की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बढ़ती महंगाई से परेशान कॉन्ट्रैक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल भी की। व्यापारियों का कहना है कि सरकार खुद हाउसिंग फॉर ऑल के मिशन पर कार्य कर रही है। ऐसे में वह अनावश्यक वस्तुओं के दामों पर नियंत्रण स्थापित करे। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज का कहना है कि बीजेपी को सरकार चलाना नहीं आता, इसलिए महंगाई आसमान छू रही है। साथ ही हाफिज ने कहा कि आम जन परेशान है, हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ रही, जिसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। पूरे देश के अंदर महंगाई की मार जो कराई है, लाई है, वो भाजपा सरकार ने लाके खड़ी करी है। आज आम जन परेशान है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन जो काम कर रहा है वहाँ कर्मचारी, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, वो उसकी मजदूरी नहीं बढ़ रही है, बिल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है। ये सरकार में इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुँच जाए। आम जन जो घर बनवा रहा है उसको महंगा पड़ रहा है, और जो घर बनाने का काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको महंगा पड़ रहा है, उनको नुकसान ही नुकसान है। तो ये हालत है। आज उद्योगपतियों के फायदे पहुंचाने में भाजपा सरकार ने आम जनता का गला घोट दिया, आम जनता का ये समझ लीजिए घर के हालात खराब कर दिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। देश चलाना नहीं आता, प्रदेश चलाना नहीं आता, ये भाजपा का भुगतान कर रही है आम जनता। हमने ये प्रयत्न किया है कि आम नागरिकों को असुविधा न हो, गरीबों को समय पर भोजन मिल सके, उन्हें दवाइयाँ मिल सके, उनकी चिकित्सा व्यवस्था हो सके और उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। ये हमारी प्राथमिकता थी और इसलिए हमने जीडीपी का लगभग 10% इस कोविड-19 के लिए दिया हुआ था। आपने कहा कि अभी कुछ रेट्स बढ़े हैं, तो ये समय समय पर रेट बढ़ते और घटते रहते हैं, ये आप सब जानते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी, आप देखेंगे कि सरकार इस दिशा में राहत देने की और रियायत देने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस जो आज विरोध कर रही है, उसे तो अपने दिन याद करना चाहिए, जिन दिनों में बिना किसी कारण के भी रेट बढ़ते थे। कांग्रेस कहती थी कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, लेकिन कांग्रेस का हाथ गरीबों के गले तक पहुंच गया था। वो कांग्रेस आज इस तरह की बात कर रही है तो मुझे आश्चर्य होता है। बहरहाल महंगाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना मत है, लेकिन इस महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है और अपने आशियाने का सपना देखने वाले लोगों को अब अपना मकान महज सपना ही नजर आ रहा है, क्योंकि मकान निर्माण में उपयोग होने वाले सामान के दाम बढ़े तो मकान बनना भी महंगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कोरोना और
उसके बाद लॉकडाउन जिसने अच्छों को पानी पिला दिया। रियल एस्टेट जिसका हमारे देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान है, उसी सेक्टर को बूस्ट करने रियल एस्टेट को रियायतें देनी थी, लेकिन हुआ इसका उलट। महंगाई के बोझ ने लोगों की जेब में अतिरिक्त बोझ डाल दिया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण होने के बाद महंगाई पर भी नियंत्रण किया जाएगा, लेकिन कब? सवाल यही बरकरार है। अब ऐसे में सवाल तो ये भी है कि आखिर रियल एस्टेट जिसमें हम मटेरियल की बात करें, लोहा, सरिया, गिट्टी, सीमेंट, इनके दाम क्यों बढ़ रहे हैं? अब इसके पीछे कई और कारण भी हैं जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी इस वक्त न्यूज़ नेक्स्ट स्टूडियो से बने हुए हैं। हम उनसे और भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों जो रियल एस्टेट सेक्टर में है वो बूस्ट लाने की कोशिश होनी थी ब्रजेश जी, लेकिन उसके उलट ही हम नज़रिया देख रहे हैं कि जो लोग बना भी रहे थे लोन लेकर अपना घर, उन्होंने अपना घर बनाना बंद कर दिया है। सीमेंट, रेत, गिट्टी, सरिया, ये सब अब महंगे हो गए हैं। तो जो लोग काम कर भी रहे थे अब उन्होंने अपने काम बंद कर दिए हैं। वो इंतजार में है क्योंकि इन लोगों के पास मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, खासतौर पर बिल्डर्स। उन्हें पता है कि वो अगर प्रॉपर्टी महंगे में उपलब्ध कराएंगे तो दूसरा कॉम्पिटिटर खड़ा हुआ है। तो फिलहाल यही है कि ना रोजगार बढ़ रहा है इस मामले में, रियल एस्टेट स्टॉप है, तो जो योगदान रियल एस्टेट का इकोनॉमी में होता है, हमारी अर्थव्यवस्था में होता है, वो भी बंद है। देखिए पारुल जी, जो उम्मीद कर रहे थे कि बजट आएगा, केंद्र सरकार का बजट आएगा, उससे रियल एस्टेट को बूम मिलेगा और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, इस तरफ फोकस भी था। लेकिन हम देख रहे हैं कोरोना के बाद जो भी रॉ मटेरियल है, चाहे रेत की बात करें, चाहे सीमेंट की बात करें या हम लोहे की बात करें, जो भी मकान निर्माण की जो सामग्री है उसमें इजाफा हुआ है उसके मूल्यों में। तो इसके कारण लागत भी बढ़ गई है मकान की। जो आदमी मकान बनाने की सोच रहा था वो आज ड्रॉप कर रहा है कि हम दाम किसी तरह से गिरें, मध्य प्रदेश का बजट आए, कुछ संभावनाएं मिलें, इसके बाद हम आगे जाके कोशिश करेंगे। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि रेत हमारी महंगी हो गई है, रेत लगातार दाम बढ़ रहे हैं। पिछली बार जो रेत का ठेका हुआ था जी, ठेकेदारों ने उसको सरेंडर किया, इसके बाद फिर वो ऊंचे दाम पे ठेका हुआ है। जैसे सबसे ज़्यादा नज़दीक यदि भोपाल के है तो होशंगाबाद की रेत आती है बड़ी संख्या में। तो रेत के ठेके होने से, अवैध उत्खनन होने से, इसके कारण भी दाम बढ़ रहे हैं। रेत के दाम बढ़े, सीमेंट के दाम बढ़े, लोहे के दाम बढ़े, जिससे मकान निर्माण में वो हुई। तो लागत बढ़ गई है। तो निश्चित तौर पे इस दौर में जब लोगों के रोजगार चले गए हैं, कोरोना काल के बाद से समस्याएं हैं और उसमें से महंगाई, ऊपर से महंगाई की एक वजह पेट्रोल डीजल के दाम भी हैं। किसी चीज़ को आप एक जगह से ट्रांसपोर्ट करोगे, दूसरी जगह ले जाओगे तो उसकी लागत बढ़ती है ले जाने की। तो एक बड़ा कारण इसमें पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ना भी है, जिससे कि रॉ मटेरियल जो दूसरे शहरों से आता है या दूसरी जगह से आता है, हम आयात करते हैं, उसकी लागत बढ़ जाती है, जो यहाँ जाके बड़े पैमाने पर दिखती है हमें। क्योंकि सीमेंट के दाम बढ़ेंगे, उसको लाने में, सब चीज़ों के एक साथ दाम बढ़े, किसी क्षेत्र में घटते तो हमें लगता है कि मकान बनाने में लागत कम हो जाती। इसलिए आप देख रहे हो कि मकान बनाने की गति जो थी कम हो गई है और इसका फर्क निश्चित तौर पर बिल्डर्स को पड़ेगा, और बिल्डर्स को पड़ेगा तो मतलब आपको रोजगार को भी दिक्कत होगी। बहुत बड़े पैमाने पे इस क्षेत्र में रोजगार के उपलब्ध होते हैं, रोजगार उपलब्ध होता है मजदूरों का, मिस्त्रियों का। तो ये बेरोजगारी का भी एक बड़ा कारण बन सकता है। अभी जिस तरह से कोरोना के बाद से लोगों को रोजगार की दिक्कत है और यहाँ पे लागत बढ़ने से निर्माण धीमे होंगे, कुछ बंद हो जाएंगे। जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े लोग हैं, जिनके पास पैसे उतना ही है, यदि वो सोचता है कि हम छोटा सा एक मकान बनाने, 2 कमरों का मकान बनाना, लागत बढ़ जाएगी तो उसकी जो उम्मीदों पे पानी फिर रहा है वो महंगाई के कारण फिर रहा है। बिल्कुल। शशिकांत त्रिवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही अर्थशास्त्री भी हैं आप। शशिकांत त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। थैंक यू, धन्यवाद। त्रिवेदी सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि रेत, सीमेंट, सरिया, इन तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं और कहा यह जा रहा है कि रियल एस्टेट अब इस मामले में ठप पड़ गया है, क्योंकि वो भी चाहता है कि रेट कम हो, उसके बाद वो उस चीज़ का निर्माण करे। एक आम आदमी जिसने लोन लेकर भी सोचा होगा कि फर्स्ट स्टोरी उसकी बन गई है, वो सेकेंड स्टोरी का प्लान कर रहा था, तो उसने भी अभी काम बंद कर दिया है। ऐसे में इसका असर इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा? और ऊपर से कांग्रेस का जो तंज है कि गवर्नमेंट चला नहीं पा रही है देश को, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। आपका व्यू सर इस पर? नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी पे आपको बात करनी है या रियल एस्टेट पे करनी है? रियल एस्टेट सर, आज का टॉपिक रियल एस्टेट है। अच्छा, रियल एस्टेट में प्राइसेस बढ़ती इसलिए है क्योंकि उसमें माल ढुलाई होती है, लेबर लगती है ना जी, और इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सीमेंट है तो सीमेंट में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल होता है जी। तो जब इन चीजों के दाम बढ़ते हैं, जैसे जैसे डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी,
ढुलाई बढ़ेगी ना, तो ढुलाई बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे, लेबर ज्यादा चार्ज करेगा तो रेट बढ़ेंगे। सीजन कौन सा है इस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि सारे लेबर खेतों में काम कर रहे हैं, तो फिर वो रेत ढोने के लिए, बिल्डिंग के लिए, इसके लिए, या फैक्ट्री में काम कर रहा है या कहीं और काम कर रहा है, तो वो ज्यादा चार्ज करता है। जी। फिर अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गया है तो सीमेंट के प्राइस बढ़ जाते हैं। कॉस्ट कम हमारे यहाँ कम इसलिए होती है, एक और कारण है जो आपने कहा कि रियल एस्टेट ठप पड़ गया है, उसको इनकम टैक्स से जोड़ दिया है और कलेक्टर गाइडलाइन रेट से। तो कलेक्टर गाइडलाइन रेट से जुड़ जाने से ये होता है कि आप उस एक फ्लोर प्राइस तय हो गई है आपके मकान की या आपके प्लॉट की, आपकी जमीन की, तो उससे नीचे आप नहीं बेच सकते, भले ही बाजार में उससे नीचे कोई लेने को तैयार हो तो भी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है बैंकों के सामने कि बैंकों के पास कैपिटल की क्राइसिस आ रही है, तो उनका जो पैसा है जो ऑलरेडी लोन जा चुका है और अगर वो रीपे नहीं हो रहा है तो उनके सामने सेकेंडरी मॉर्गेज की समस्या है। और ये एक और बड़ा क्राइसिस है, इसलिए रियल एस्टेट थोड़ा नहीं अच्छा खासा नीचे आ गया है। सर जी सर एक चीज़ और जो हम चाहते हैं कि आपसे पूछें, रजिस्ट्री के दामों का बढ़ना, ये तो आपने बताया कि कलेक्टर गाइडलाइंस या ये भी है कि आप अगर कोई खरीदना कम में भी चाहे तो नहीं खरीद सकता, तो इसका एक फर्क तो पड़ता ही है जो खरीदार है उस पर। दूसरा, रेत की जो खदानें हैं जो ठेकेदारों को दी जाती हैं उनको अलग अलग रेट्स पर दिया जाने लगा है। इस बार भी जो ठेका गया है वो ज़्यादा महंगा गया है पिछली बार के कंपैरिजन में, तो इसे भी आप एक रीज़न मानते हैं? हाँ, राजस्व बढ़ाना है, सरकार को अपना खजाना भरना रहता है, उसके अपने खर्चे चलाने हैं जी। तो वो तो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी मिले, और ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी मिलेगी तो जाहिर है ठेकेदार उसका दाम ज्यादा बढ़ाएगा जी। तो प्राइस रेगुलेशन के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है कि रेत का ट्रक है या ट्रॉली है वो इस रेट पे मिलेगी। जी। एक ईंट कोई 5 रुपए में दे रहा है, कोई 10 में दे रहा है, कोई 25 में दे रहा है, इस पे कोई प्राइस रेगुलेशन नहीं है ना हमारे यहाँ। जी सर, लेकिन अब जो पॉलिटिक्स इस मामले में हो रही है, जो पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि भाई ये सरकार नहीं चला पा रही इसलिए महंगाई बढ़ रही है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या इससे पहले इस तरह की सिचुएशंस नहीं हुई? एक तो पेंडेमिक है और सरकार का कहना है कि हम पेंडेमिक पर कंट्रोल कर लें, उसके बाद हम महंगाई पर भी कंट्रोल कर लेंगे, इससे कितना? यहाँ इशू बड़ा आ जाता है। बड़ा इशू ये है कि सरकार का टैक्स कलेक्शन, कॉर्पोरेट कलेक्शन 20% डाउन है, जीएसटी 12.5% डाउन है, उसका फिस्कल डेफिसिट 9.5% है, फिर राज्यों का मालूम ही नहीं कितना है। तो ये पता नहीं है कि अभी स्थिति क्या है, कितना पैसा सरकार ने अगर सारा कर्ज में उठा लिया है जो उसको एक्सपोजर है और उससे ज्यादा उठा लिया है, तो ये रीपे कैसे होगा? और ये रीपे नहीं होगा तो आगे फिर क्या होगा ये भगवान जाने, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर पेंडेमिक जो है क्या पूरा खत्म हो गया है जी। ये तो किसी को नहीं मालूम। अभी अमेरिका में तो बढ़ा ही जा रहा है और ये इन्फेक्शस डिजीज है, तो क्या अमेरिका से भारत दोबारा नहीं आ सकती? तो हम लोग ये जो सब निश्चिंत होकर बैठ गए कि नहीं अब कोरोना खत्म हो गया है, कुछ नहीं है। दूसरे देशों में फिर से म्यूटेशन हो रहा है, फिर से बढ़ने लगा है, तो ऐसा भारत में नहीं होगा, ना हो भगवान करे, पर ऐसा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो उस कैजुअलिटी के लिए, इवेंचुअलिटी के लिए हमारे यहाँ क्या तैयारी है? कुछ नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। तो अभी कुछ कहा नहीं, अभी बहुत बुरी सिचुएशन है, स्थिति ठीक नहीं है। सरकारें चला पा रही हैं, नहीं चला पा रही हैं, ये तो बड़ा गहन विषय है, लंबी चर्चा चाहिए इसके ऊपर। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, उसमें मैक्रो भी करते हैं, माइक्रो भी करते हैं, बिल्कुल। और लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे कई लोग बाहर काम पे नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि बीमार ना पड़ जाए। बीमार पड़ जाएंगे तो हॉस्पिटल का खर्च पूरी बचत ले जाएगा उनकी। बिल्कुल। बहुत लोग नहीं जा रहे हैं काम पर, काम है उनके पास मगर वो घर बैठ करके काम कर रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या जो अर्निंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जो चीज खरीदनी चाहिए वो नहीं खरीद रहे हैं, तो वो फ्रीडम नहीं है, अभी डरे हुए हैं। ब्रिजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हम आयरन को लेकर भी बात कर रहे थे, सीमेंट को लेकर भी बात कर रहे थे कि उसमें भी अगर किसी तरह से हम अगर रॉ मटेरियल अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सस्ता इंपोर्ट कर रहे हैं, वही हम महंगा खरीद रहे हैं। ब्रिजेश सर, देखिए पारुल, जो शशिकांत जी बोल रहे हैं कि अभी भी लोग डरे हुए हैं कोरोना से, तो मजदूरों के भी हमने देखा है कि मजदूरों के भी रेट बढ़ गए क्योंकि कम मिल रहे हैं। मजदूर चाहते हैं कि हम नज़दीक काम करें, जहाँ रह रहे हैं, जिन गाँव में लौट आए हैं वो आसपास काम करना चाहते हैं, भले ही उनको मजदूरी कम मिले। तो जब आपको शहरों में काम करने के लिए मजदूर लेबर बाहर से ही आती है ज़्यादातर, वो लेबर नहीं आ रही तो लेबर के रेट भी बढ़ गए, इस कारण भी ये दिक्कत है महंगाई की, मकान महंगे हो गए। मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज टोकना
बोलना चाहूंगा, लेबर का रेट नहीं बढ़ा है। मान लीजिए कि कोई पत्रकार है हमारी बिरादरी का है, अगर उसका जॉब चला गया है तो वो आज मजदूर को उस रेट पर एफर्ट करने के लिए तैयार है क्या? नहीं, लेकिन शशिकांत जी, भोपाल जैसे शहर में, भोपाल में मजदूर आज की तारीख में कम है, बड़े शहरों में जो गांव की तरफ लौट गए, तो यहाँ तो बढ़ गए हैं, वो गांव में सस्ते में काम कर रहे हैं, लेकिन शहरों की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए कि खर्च है, डर है, पाते हैं। डर बहुत बड़ी चीज है। ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। गांव में अगर उसको जरूरत पड़ गई, परिवार के सदस्य बीमार पड़ गया, कुछ हो गया तो कैसे दौड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन बंद है, महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन है भी तो महंगा है। अभी मैं देखता हूँ भोपाल इंदौर की बसें जैसी भरी जाती थी, क्या वैसी जा रही हैं? मुझे तो ये भी पता नहीं कि चल भी रही है। ट्रेन के बारे में आपको मालूम है कितनी ट्रेन चल रही है? जो फ्रीक्वेंसी थी उतनी ट्रेन है क्या? बिल्कुल, जो मजबूर है वो ही आ रहा है शहरों तरफ। हाँ, सबको क्या है, डर है, सब डर करके काम कर रहे हैं कि अब क्या, सबसे बड़ा डर बीमारी से नहीं है, बीमारी का जो खर्च है हॉस्पिटल में वो बहुत ज्यादा है, उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी बचत पूरी चली जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए वो डरा हुआ है कि बीमार ना पड़ जाए। जिसको कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि घर बैठेगा तो भी वो उतने रिस्क पर है, तो वो आ जा रहा है। बिल्कुल। शशिकांत जी, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आने वाले समय में आप देखते हैं कि सरकार जो दावा कर रही है कि हम चीजों को सुधार देंगे, आने वाले समय में सुधरने जैसी कोई स्थिति आपको दिखाई दे रही है? किस सरकार की बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार क्या सुधार? केंद्र सरकार का अपना बजट डेटा पहले उसको एनालिसिस करना सरकार तो पड़ेगा। पारुल जी अपना बजट पेश कर चुकी है, उससे जो होना, अब जो राज्य सरकारें आएंगी, राज्य सरकारें क्या चाहती हैं, उसमें कुछ छूट देती हैं, रियल एस्टेट पर छूट देंगी, तो हो सकता है कि और बूम आने की कोशिश हो, इस तरफ झुकाव आ जाए। कुछ जैसे स्टैम्प ड्यूटी में अगर चाहे तो वो रिलैक्सेशन दे सकते हैं शशिकांत। किसमें ड्यूटी? स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्री में। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्री में आप रिलैक्सेशन सब दे सकते हैं, लेकिन आप जैसे अभी शराबबंदी की बात चल रही है, तो उसका अल्टरनेट क्या है? उस कमाई का जो राज्य को होती है, उसका विकल्प है कुछ? कोई उनसे पूछा है? नहीं। तो आप जब बंद कर दोगे तो सैलरी कैसे आएगी कर्मचारियों की? अगर आप अपने कमाई के साधन बंद करोगे तो फिर वेतन कहां से दोगे? तो एक नया आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो आपके पास राज्य की कमाई के लिमिटेड सोर्स है, और बैंक से भी आप एक लिमिटेड ही उधार ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी आप लिमिटेड उधार जो आप ले चुके हैं। केंद्र सरकार का बजट कह रहा है 9.5% वो ले चुके हैं, 9% एक्सपोजर होता है जी। और राज्यों का 4% जोड़ लो तो 13.5% ले चुके हैं। मतलब जो आपकी लिमिट है उससे ज्यादा आप ले चुके हैं ऑलरेडी। तो चुकाने की कैपेसिटी है क्या आपकी? वापस नहीं है तो बैंक बैठने लगेंगे। यानी अभी और ऊपर जा सकता है, मीटर नीचे आने की कोई गुंजाइश नहीं है? अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक कि कोई बहुत बुद्धिजीवी लोग, ऐसा नहीं है कि इस देश में ब्रेन की कमी है, बहुत विद्वान लोग हैं, अकल है, टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मगर एकदम से दौड़ करके कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ये सब रिवाइवल में समय लगेगा बहुत, ये एकदम से कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले तो ये श्योरिटी होना चाहिए कि अब कोरोना खत्म हो गया है। ये कौन दे रहा है? ये भी कोई नहीं दे रहा है। अभी तो दूसरे पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जी जी जी। तो अभी पहले दुनिया से कंफर्म तो हो कि नहीं, यह वायरस अब चला गया, अब नहीं आएगा। बिल्कुल। तब लोग फ्रीली मूव करें। अभी तो लोगों का मूवमेंट बंद है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया शशिकांत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी थैंक यू। ब्रिजेश सर, साफ है कि जिस तरह से उनका एक ओपिनियन हम समझ पा रहे हैं शशिकांत जी का, उनका साफ तौर पर यही बताना था कि फिलहाल कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कोई और राजस्व का सोर्स, कोई ऐसे स्रोत नहीं है जिससे कहीं और से कमाई हो सके। तो यही जो साधन है कमाई की सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, उन्हीं में से उन्हें निकालना है। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे तो केंद्र तो अपना काम कर चुका, अब राज्य की बारी है। राज्य अगर करेगा तो फिर मिलेगा क्या उन्हें? देखिए पारुल, ये जरूरी नहीं है कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार उस पर टैक्स में बढ़ोतरी करे। कई बार हम देखते हैं कि कोरोना काल में भी पिछली कांग्रेस सरकार ने 2% की कमी कर दी थी। तो जब रजिस्ट्रियां कम होंगी तो आपकी इनकम भी, आय भी घटेगी ना सरकार की। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्री हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो इस दिशा में, तो सरकार रियायतें देती हैं। चाहे वो रजिस्ट्री में रियायत दे सकती है, या वो रेत के दामों में या पेट्रोल में दामों में कमी कर सकती है। रियायत देने का सरकार का काम है। मध्य प्रदेश सरकार अपने जो टैक्स ले रही है उसमें कम कर सकती है, ताकि इस क्षेत्र में बूम आ सके, काम मिल सके लोगों को। जैसा कि शशिकांत जी कह रहे थे कि लोगों को विश्वास, तो विश्वास तो यदि कोरोना की दवाई या वैक्सीन आ गई तो लोगों में विश्वास तो आने लगा धीरे धीरे। हम भी देख रहे हैं लोग किस तरह से निडर होके बाहर निकल लगे हैं मार्केट में, मास्क लगाना बंद कर। उस वक्त भी हमने देखा जब पलायन हुआ, पैदल पैदल हजारों किलोमीटर यात्राएं कर दी। कुछ लोग, कुछ मजदूर तो हमने देखा कि किस तरह से पटरी पर उनकी कटकर भी वो काल के गाल में बेवक्त समा गए।
बिल्डर्स एसोसिएशन इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट हैं संजय जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय शर्मा जी, बहुत स्वागत करती हूँ संजय जी आपका नादी टीवी पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। संजय जी, आप किस तरह से देखते हैं रियल एस्टेट को लेकर हम बात कर रहे हैं, लगातार बढ़ रहे रॉ मटेरियल के दाम और उसके बाद रियल एस्टेट पर पड़ता प्रभाव। जो गरीब आदमी है जिसने सोचा कि भाई घर बना लूंगा, लेकिन अब वो भी अपना सपना छोड़ चुका है आज की तारीख में, जिसने लोन लिया वो भी आधा बनाकर बैठा हुआ है। आप किस तरह से इस पूरी समस्या को देखते हैं और सरकार के दावे कि आने वाले समय में सब ठीक कर देंगे? मैडम, ठीक कर देंगे तो व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर दैट? हाउ लॉन्ग? जी जी कहिए संजय जी। कब तक करेंगे? टाइम फ्रेम तो देना एक। भाई आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हाउसिंग फॉर ऑल। वो चाहते हैं सबके सर पे एक छत हो। प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो पूरे कैसे होंगे जब बेसिक चीजें जितनी लगभग बेसिक का लगभग सभी चीजें हैं, बिल्डिंग मटेरियल जितना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगता है उसमें सारा बिल्डिंग मटेरियल 20% से लेके और 73% तक अलग अलग चीजों में उछाल आ चुका है। तो इन परिस्थितियों में काम तो पूरे हो ही नहीं सकते हैं। जो जिस स्थिति में है वो उस स्थिति में अटकने वाली नौबत आ जाएगी। उसके फलस्वरूप बंद होते कामों के फलस्वरूप जो बेरोजगारी पैदा होगी उसका क्या होगा? सर पे छत नहीं मिलेगी, करने को काम नहीं मिलेगा, तो पहुंचेंगे कहाँ हम? सरकार से निवेदन ये है कि वो जो ये अनुचित और अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है वो भी उस समय पे जबकि मार्केट में उछाल नहीं, कोई उठाव नहीं है मटेरियल का, काम अपने पूरी गति से चालू हुए नहीं है, काफी काम बंद पड़े। अगर हम सरकारी कामों की बात करें तो भुगतान नहीं होने के कारण काम बंद होने वाली स्थिति में चल रहे हैं। ठेकेदार कुछ अपने अनुबंधित मजबूरियों के कारण काम जितना चला सकता है चला रहा है, पर उसको भी कब तक चलाएगा? कुछ दिनों में काम बंद हो जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि जमीनी परिस्थिति को समझे और फिर उस पर त्वरित निर्णय लेके कार्यवाही करे, जिससे कि आगे जो है ये स्थिति पैदा ना और काम चलते रहे। सीमेंट कंपनियों पे जो MRTP कोर्ट होता था पहले, जो कि आज की तारीख में सीमेंट कमीशन वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया है, उसने तकरीबन 6,000 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी कार्टेलाइजेशन प्रूव करके। सीमेंट कंपनीज ने अपने मनी पावर का इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट में गए, स्टे ले आए, उनकी तरफ से नामी गिरामी लोग खड़े हो जाते हैं केस लड़ने। स्टे चल रहा है, वो बेलगाम अपना कार्टेलाइजेशन करके तो में परिवर्तन लाते रहते हैं। वही हाल अब स्टे कंपनीज का हो गया है। अब उसमें सीमेंट और भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड और सेल जैसी कंपनियां भी शामिल हो गई हैं जी। So ultimately, it is the government who has to take a stand. If required, they should come out with a regulatory authority for cement and steel, like they did it for telecom sector, like they have done it for electricity sector, power distribution. They have to think a mechanism. Unfortunately, नितिन गडकरी जी जैसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर तक ये चीज इस पर पब्लिकली चिंता जाहिर कर चुके हैं, उसके बावजूद सब कंपनियां बेलगाम हैं, चले जा रहा है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है क्यों उस पर गवर्नमेंट की तरफ से लगाम नहीं लगाई जा रही है? जो बेलगाम कंपनीज हैं, खासतौर पर सीमेंट रेत का तो ठेका सरकार ही देती है तो उनको कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो कर सकते हैं उसमें भी हाथ नहीं डालना चाह रहे, क्या वजह देखते हैं आप? ये तो वो बेहतर जवाब दे सकते हैं साहब। वी ऑल कैन ओनली स्पेकुलेट। रजिश सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए संजय जी, आप कोई सुझाव देना चाहेंगे सरकारों को किस तरह से इन पे लगाम लगाई जा सके, और क्या मेन कारण क्या देखते हैं आप? सर, मेन काम तो यही है ना। अब आप देख लीजिए, 6,000 कुछ करोड़ की पेनल्टी लगी, स्टे लग गया, कुछ नहीं हो रहा है। आप वो बोलते हैं ना बच्चे को कि बेटा हाथ नहीं डालो, हाथ नहीं डालो, आग है जल जाएगा। बच्चा हाथ डालता रहता है तब तक जब तक कि जलता नहीं है। पेनल्टी 6,400 करोड़ रुपए वसूली, अपने आप सब सही होंगे। A strong message will go out to all the companies, all the manufacturers, not to indulge in such cartelization. Why are they not ready to take the call and bell the cat? चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये परेशानी है ख़ासतौर पर बिल्डर्स की सर कि देखिए उनका काम जो है वो फ़िलहाल पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है और उन्हें जो पे करना है, जो उन्हें टैक्स देना है
जो ड्यूटीज उन्हें भरनी पड़ती हैं वो तो उन्हें भरनी है, उसको आपने कहीं स्टॉप नहीं किया, लेकिन उनका काम ठप पड़ गया। और आम आदमी जिसकी जेब में पैसा था वो सोच रहा था कि आने वाले समय में वो खरीदेगा। कोरोना काल में उसकी जो बची कुची कमाई थी उसे सब घर में ही लगानी पड़ी, क्योंकि कहीं तो अस्पतालों में पैसे गए, कहीं तो घर के राशन में पैसे गए, क्योंकि काम पूरे बंद पड़े थे। हमने देखा जो जॉब करने वाले लोग हैं उन्हें भी जो जहां वो जॉब कर रहे थे उन्हें भी पेमेंट नहीं मिला, तो जाहिर है बची कुची पूंजी या फिर कुछ घर का ही सामान बेचकर उन्होंने अपना गुजारा किया है। बिल्कुल पारुल, अब महंगाई पे लगाम लगाना ज़्यादा ज़रूरी लगती है कोरोना के बाद, क्योंकि परिस्थितियां लोगों की ऐसी नहीं बची। जो जमा पूंजी थी वो घर बैठ के खाने में खर्च हो गई या बीमारी में खर्च हो गई, तो जो बेरोजगारी में चली गई, और थोड़ा बहुत वो जो पूंजी बची होगी तो आदमी चाहता है कि बची रहे। आगे की परिस्थितियां क्या हैं, क्योंकि पूरी तरह सामान्य नहीं हुई हैं, आज भी काम आदमी को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो दोनों तरह की परिस्थितियां, कुछ लोगों को काम मिल भी गया है वापस, लेकिन बाकी के लोग, कई लोग आज की तारीख में बड़ी संख्या में बेरोजगार भी हैं। जैसे संजय जी बता रहे थे कि एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि कैसे महंगाई पे लगाम लगे। सीमेंट वाले एकजुट होकर सिंडिकेट बनाकर अपने दाम बढ़ा लेते मनमर्जी से, इसी तरह से रेत वाले, रेत में भी यदि सरकार ने दी है, हम सरकार को क्यों दोषी नहीं ठहरा सकते कि आप ज़्यादा दामों पे दे रहे हैं सरकार। जिस तरह शराब के दाम बढ़ गए तो रेत के दाम भी बढ़ेंगे, आप हर साल उसको बढ़ाएंगे, आप टैक्स बढ़ाएंगे, उसकी कीमत बढ़ाएंगे, तो ठेकेदार तो मुनाफा करने के लिए आया ना, वो तो मुनाफा वसूलेगा ही। तो आप एक निर्धारित तय कर दीजिए कि ठेकेदार भी रेत इससे ज़्यादा नहीं बेच सकता है, उसको कितना बेनिफिट हो रहा है ये देख लीजिए एक बार। तो व्यवस्था तो बनाना ही पड़ेगी, कहीं आप गलत तरीके से कोई किसी को भी आपने बाजार के ठेका दे दिया, अब रेत वाला किसी भी दाम में बेचे, ये भी नहीं होना चाहिए। दाम तो आपको तय करना पड़ेंगे, और कैसे महंगाई को आप कम कर सकते हो ये सरकार ही कर सकती है। वो पेट्रोल में टैक्स कम कर दे जीएसटी से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिल रहा है पेट्रोल से, देखिए आप राजस्व कम मिल रहा है, और इसके अलावा शराब से भी कम मिल रहा है। वो चाहे तो इसकी पूर्ति यहाँ वो दे के छूट देकर इधर कर सकती है कि जिस तरह से अवैध शराब बिक रही है उस पर लगाम लगा ली जाए तो शराब की बिक्री ज़्यादा होगी, सरकारी दुकान से ज़्यादा होगी, तो सरकार को राजस्व ज़्यादा मिलेगा। उसके लिए यहाँ पे छूट दे सकती है सरकार चाहे तो। और मुझे लगता है कि आने वाला जो बजट है मध्य प्रदेश सरकार का, निश्चित तौर पर सरकार कुछ ना कुछ रियायत देगी, ताकि ये रियल एस्टेट के मामले में भी काम आगे बढ़े और महंगाई पे लगाम लड़े। अरे राजनीति का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है सर, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर डाल रही हैं कि भाई बिल्कुल पारुल, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राजनीति का तो काम ही है कि वो कहेंगे कि हमने 2% छूट दी थी, ये कहेंगे कि हमने ये रियायत दी, ये टूको। ये सरकार को एक व्यवस्था बनाना है राजनीति से हट के, कि आम लोगों को, जो सरकार का दायित्व है कि लोगों को ऐसा ना हो कि खाने के भी लाले पड़ जाएं, बेरोजगारी है, उसको देखते हुए अभी रियायत देने की जरूरत है। जैसे हम देख रहे हैं कि उद्योगपतियों को रियायत दी है केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पे, तो मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल को रियायतें दे रही है, हमने कोरोना में भी देखा है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट को भी कुछ ना कुछ रियायतें मिलेंगी आने वाले बजट में, जिससे ये जो महंगाई हुई है उस पर लगाम ना लगा सके तो रियल एस्टेट को थोड़ी छूट मिल जाएगी, तो वो वहां पे बराबर बैलेंस हो जाएगा। कहीं ना कहीं रोजगार का मिलना और भी तमाम चीजों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता ही है रियल एस्टेट। तो आने वाले समय में देखना होगा सरकार का आगे कदम क्या होता है, जिसको लेकर आज हम चर्चा करने की कोशिश भी कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम जो रॉ मटेरियल आप किसी भी डिश को भी बनाते हैं और उसका सामान महंगा हो जाता है तो वो डिश महंगी हो जाती है, और फिर जब बात आशियाने की हो रही हो, घर की हो रही हो, रियल एस्टेट की हो रही हो, जिसका बहुत बड़ा योगदान हमारे देश की इकोनॉमी में है, और खास तौर पर जब राज्य के रियल एस्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर और भी चीज़ें बिल्टअप हो सकती हैं, और भी चीज़ें बढ़ सकती हैं। अगर रियल एस्टेट को रियायतें मिली तो रोज़गार बढ़ सकते हैं, और चीज़ों का कंजप्शन होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो और भी सारी चीज़ों को लेकर विस्तार होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें इसलिए भी करना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए भी करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि फिलहाल रियायत नहीं मिल रही है रियल एस्टेट सेक्टर को। ये बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे इस मामले में कुछ और पॉलिसीज़ बनाकर कुछ और ऐसे चीज़ें लाकर इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। अगर रियल एस्टेट में रियायत मिलती है, सरिया, लोहा, सीमेंट, ये सब थोड़ा बहुत सस्ता हो जाता है, यानी जो पहले 6 माह पहले कोरोना काल से पहले जो मिल रहा था, तो शायद कुछ रियल एस्टेट फिर से अपनी पटरी पर आएगा। जो आम आदमी है जिसने सोचा था घर बनाने का सपना देखा था, वो फिर से एक बार उस ड्रीम को सोच पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है हाउसिंग फॉर ऑल। लेकिन क्या वो मिल रहा है सभी को? फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।